नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पहले चरण के 8 सीटों के लिए नामांकन पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन सभी सीटों के लिए एक आध सीट है जहां प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर उभर कर आ रहा है वो ये है कि जहां दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया के दल आमने सामने हैं, वहीं एक संभावना बनी थी कि इस बार एक तीसरी ताकत के रूप में इस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में AIMIM सामने आएगी और ये पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा भी की थी कि वो 11 सीटें, उन्होंने तो घोषणा नहीं की, उनके पार्टी के प्रमुख लोगों ने घोषणा की थी कि वो 11 सीटों पर बिहार में और 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र भी रखते हैं और समय समय पर वक्तव्य भी जारी करते हैं। यहाँ की जो घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाक्रम होता है, अभी हाल ही में जो परसों का घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और अपराध की दुनिया में बहुत नाम कमाने वाले, माफिया के रूप में पहचान बनाने वाले मुख्तार अंसारी का हृदयाघात से निधन हुआ, हार्ट अटैक से। तो उस पर भी उन्होंने बयान जारी किया और दुख भी जताया। स्वाभाविक है, दुख जताना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया जो उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि उनको धीमा जहर दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से यहाँ की राजनीति पर और विशेषकर मुस्लिम मसलों पर, मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई बातों पर वो सुर्खियों में आते हैं और बयान जारी करते हैं और आगे बढ़कर चर्चा में भी भाग लेते हैं। उन्होंने मुरादाबाद में जब समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ST हसन का टिकट काट दिया तो उस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने तो डॉक्टर साहब को पहले ही कह दिया था कि आपको फार्म भी नहीं मिलेगा। तो वो इन सब चीज़ों पर नज़र भी रखे हुए हैं, लेकिन अब उनकी ये रहस्यमय चुप्पी सामने आ रही है कि वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था, इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम राजनीति केंद्र में रहती है, विशेषकर मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, ये सब मुस्लिम राजनीति के प्रभाव के क्षेत्र हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी इसीलिए सफल होती रही है कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी भी इसीलिए सफल होती रही है कि मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाताओं का गठजोड़ बनाकर वो सीट जीत लेते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने इस क्षेत्र में 4 सीटें जीत ली थी बहुजन समाज पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी भी जीती। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, हार का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर यह घोषणा की थी AIMIM ने कि वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और 20 प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन पूरा चरण का नामांकन हो गया पहले चरण में, दूसरे चरण का नामांकन जारी है। AIMIM की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। इसका कारण क्या है? क्या उनकी कोई बातचीत हुई है? क्या कोई अंदरूनी समझौता हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ कि वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मुरादाबाद में एक उनके महानगर अध्यक्ष हैं बकी रशीद, उन्होंने जरूर नामांकन कराया है, इंडिविजुअल हैसियत में उन्होंने AIMIM के नाम से नामांकन कराया, लेकिन कोई विधिवत और अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची AIMIM की तरफ से ना तो पहले चरण के लिए और ना अभी तक दूसरे चरण के लिए। हालांकि दूसरे चरण में अभी नामांकन में समय है।
इन दोनों के लिए कोई सूची जारी नहीं हुई। इससे ऐसा लगता है कि AIMIM इन सीटों पर चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है। अब देखना होगा कि वो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर कहाँ लड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रभाव उनका यहीं दिखाई दिया था जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। कई जगह उनके नगर पंचायत के प्रत्याशी जीते, नगर पालिका में भी जीते, सभासद कई जगह जीते, मेयर के चुनाव में उनका कैंडिडेट मेरठ में दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन उसके बाद भी बरेली में उनका प्रत्याशी लड़ा, अच्छी स्थिति में था। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर AIMIM ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला लिया है या वो अभी नहीं उतार रहे हैं, जो भी कारण हो, और स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही है, तो ये एक रहस्यमय चुप्पी कुछ राजनीतिक समीकरणों की ओर संकेत करती है। हो सकता है वो पूर्वांचल में लड़ाना चाहते हो, मध्य उत्तर प्रदेश में लड़ाना चाहते हो, बुंदेलखंड में तो नहीं लड़ा पाएंगे, ब्रज में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि ब्रज की 3 सीटों पर दूसरे चरण में ही चुनाव है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर ये सीटें हैं जो दूसरे चरण की हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है 1-2 दिन में अपना कुछ इस बारे में नज़रिया स्पष्ट करें, लेकिन तब तक शायद नामांकन पूरे हो चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये माना जा रहा है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर ओवैसी फैक्टर का कोई मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहेगा। फिर उसका समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दो के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला तो ऐसा लगता है कि अधिकांश सीटों पर, सभी सीटों पर हम नहीं कर रहे, लेकिन अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से ही होना है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का। क्योंकि इस पूरे जो दोनों चरण हैं, इसमें 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। एक सहारनपुर है कांग्रेस के पास, अमरोहा है कांग्रेस के पास, गाजियाबाद है कांग्रेस के पास और अलीगढ़ है। बाकी अधिकांश सब सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। बहुजन समाज पार्टी तो अकेले लड़ रही है, वो तो सभी सीटों पर है। और इधर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ। NDA में 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास हैं, बागपत और बिजनौर, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो एक तरह से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच माना जाए या इंडिया गठबंधन के बीच ही माना जाए। देखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो कई कोण का मुकाबला होगा, चुनाव की दशा दिशा किस तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा। अब लग रहा है कि वो यहाँ लड़ने में इच्छुक नहीं है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।